हेलो एवरीवन, मैं अभय कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसडीएम क्लासेस में। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको जो है दर्पण और दर्पण के प्रकार बताए थे। आशा करता हूं आपको समझ में आए होंगे। और आज का नया टॉपिक है दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हम पढ़ने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, डेफिनेशंस रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले दर्पण का ध्रुव पढ़ना है कि दर्पण का ध्रुव कहाँ होता है, क्या होता है, इसको पढ़ना है। कल हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ा था। उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ा था। अवतल दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर को धंसा होता है, उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश होती है, इसको अवतल दर्पण कहते थे। और उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है तथा धंसे हुए तल पर पॉलिश की जाती है, उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए, अब दर्पण का ध्रुव कहाँ होता है। किसी भी गोली दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है, जो परावर्तक तल होता है, उसका जो मध्य बिंदु होता है, उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव पोल ऑफ मिरर कहलाता है, इंग्लिश में पोल ऑफ मिरर कहलाता है। इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। चलो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। बोलो बच्चे, समझ में आ गया? गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नंबर देखें। अगला देखेंगे, दर्पण का वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ये देखिए, ये कोई हमने कांच का खोखला गोला ले लिया, उसमें से एक दर्पण अवतल दर्पण को काट लिया। यहाँ पे मैंने कांच का खोखला गोला लिया दूसरा, और यहाँ पे मैंने उसको उत्तल दर्पण उसको काट लिया। इस प्रकार से देखना जरा। जैसे मैंने इसको काटा इस प्रकार से, और मैंने क्या किया, इस पे उभरे हुए तल पे पॉलिश कर दी, और जो दबे हुए तल पर क्या हो रहा है? परावर्तन होता है। अवतल दर्पण है और यहाँ पे क्या है? दर्पण का ध्रुव है। और बच्चों, जो कांच का खोखला गोला था, इसका जो केंद्र था, इस दर्पण का केंद्र वही कांच के गोले का केंद्र कहलाएगा। जो कांच के गोले का केंद्र था, वह इस दर्पण का केंद्र वही कांच के गोले का केंद्र कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसी प्रकार से हम इस उत्तल दर्पण में भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से किसमें कर सकते हैं बच्चों? उत्तल दर्पण में कर सकते हैं। इसमें दबे हुए तल पर क्या होती है? पॉलिश होती है। इसमें दबे हुए तल पर पॉलिश होती है। इसका जो वक्रता केंद्र होता है बच्चों, दाएं तरफ होता है। इसका वक्रता केंद्र कहाँ होता है? दाएं तरफ होता है। उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दाएं तरफ होता है।
अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र बाएं तरफ होता है। इसको ऐसे कह सकते हैं, जो अवतल दर्पण होता है, जो परावर्तक तल के सामने इसका वक्रता केंद्र होता है, और उत्तल दर्पण में जो उसका वक्रता केंद्र होता है, इसके दर्पण के पीछे तरफ होता है, दर्पण के पीछे तरफ जहां पॉलिश होती है। समझ में आ गया होगा। चलो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। लिखेंगे, किसी गोलीय दर्पण में किसी गोलीय दर्पण में परावर्तक तल, किसी गोलीय दर्पण में जो परावर्तक तल होता है, जिस परावर्तक तल जिस कांच के खोखले गोले का बनाया जाता है। किसी गोलीय दर्पण में परावर्तक तल जिस कांच के खोखले गोले का बनाया जाता है, जिस कांच के खोखले का बनाया जाता है, उसका केंद्र उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा। जिस कांच के खोखले गोले से जो हम परावर्तक तल बनाते हैं, उस कांच के खोखले गोले का जो केंद्र होता है, वो दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ये आपका अवतल दर्पण का है, ये आपका उत्तल दर्पण का है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। बोलो, समझ में आया? समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नंबर परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा देखते हैं। अभी मैंने वक्रता केंद्र पढ़ा था, अब पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या। इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इंग्लिश में कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बच्चे, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल जिस कांच के खोखले गोले का बना होता है, उसका वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। गोलीय दर्पण का परावर्तक तल जिस कांच के खोखले गोले से बना होता है, उसकी त्रिज्या क्या कहलाती है? उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। चलो इसको भी लिख लेते हैं। इसको ऐसे समझ लेते हैं चित्र से अलग से। ये देखिए, ये आपका क्या है? अवतल दर्पण है। ये इसकी अक्ष है, और यहाँ पे इसका ये क्या है? ये वक्रता केंद्र है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ध्रुव है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसे काहे से प्रदर्शित करते हैं? इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका अवतल दर्पण है। ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? अवतल दर्पण है। और ये क्या है आपका? उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जस्ट उल्टा होता है। उत्तल दर्पण के पीछे इसका वक्रता केंद्र होता है। तो P से लेकर C तक की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। चलो इसको लिख लेते हैं। गोलीय दर्पण में परावर्तक तल
जिस जिस कांच के खोखले गोले का बना होता है, परावर्तक तल जिस कांच के खोखले गोले का बना होता है, उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। किसकी? दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। दर्पण की रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये अवतल दर्पण का था, ऐसे उत्तल दर्पण का आप कर सकते हैं। दोनों का अलग अलग है, इसका लेफ्ट साइड होता है, इसका राइट साइड होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं। मुख अक्ष। मुख अक्ष, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इंग्लिश में। प्रिंसिपल एक्सिस या मेन एक्सिस भी कह सकते हैं इसको। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है बच्चों? देखिए, किसी दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सरल रेखा, किसी दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? दर्पण की मुख अक्ष कहलाती है। किसी दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र शीर्ष होकर जाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है? मुख अक्ष कहलाती है। लिख लेते हैं इसको। किसी गोली दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C से वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली रेखा या सरल रेखा कह सकते हैं। जाने वाली रेखा दर्पण की मुख अक्ष कहलाती है। मुख अक्ष कहलाती है। यहाँ पर देखें जरा, P और C से होकर जाने वाली रेखा क्या है? मुख अक्ष है। इधर P से होकर जाने वाली रेखा ये उत्तल दर्पण है और ये अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण का किस तरफ होता है बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ तरफ होता है? राइट साइड होता है, और इसका लेफ्ट साइड होता है पूरा। ठीक है, मुख अक्ष कहीं से भी जा सकती है, दर्पण को पार करते हुए जा सकती है। आवश्यकता नहीं कि एक तरफ हो, कहीं भी जा सकती है। मुख अक्ष है ये। ठीक है, इसे नेक्स्ट नंबर लिखेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अगला देखेंगे मुख फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? दर्पण में प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इसको समझें। देखिए, जब किसी, जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण है और ये कौन सा है? उत्तल दर्पण है। इसको लिख देते हैं अवतल दर्पण, और ये है उत्तल दर्पण। इसको देखिए बच्चों, हमको पता है P और C से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख अक्ष कहलाती है। P और C से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख अक्ष कहलाती है। P और C से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख अक्ष कहलाती है। मुख अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें मुख अक्ष के समांतर दिखी जा रही हैं। मुख अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। जी हाँ,
अवतल दर्पण में जाती हैं और उत्तल दर्पण में आती हुई प्रतीत होती हैं। उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। फिर से समझिए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं तथा या इसको कह सकते हैं या मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं, इसे क्या कहते हैं? उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसको लिख लेते हैं परिभाषा। पहले लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात ऐसे लिखेंगे, दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं जिस बिंदु से होकर जाती हैं, किस में जाती हैं? कहोगे अवतल दर्पण को लिख देना, अवतल दर्पण जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। इसी को फोकस कहते हैं, इसी को मुख्य फोकस कहते हैं। बच्चों देखें, इसमें आती हुई प्रतीत होती हैं, इसमें किसी बिंदु से होकर जाती हैं और इसमें देखो आती हुई प्रतीत होती है। जैसे ही परावर्तन होता है इनका, तो ऐसा लगता है कि बिंदु F से ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, बिंदु F से ये क्या आ रही है? प्रकाश की किरणें आ रही हैं। किस में आ रही हैं? उत्तल दर्पण में। इसलिए उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है और इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है बच्चों, इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट नंबर लिखेंगे दर्पण का द्वारक। अगली है दर्पण का द्वारक। एपर्चर ऑफ मिरर कहते हैं इंग्लिश में। दर्पण का द्वारक एपर्चर ऑफ मिरर कहलाता है। दर्पण का द्वारक क्या होता है, इसको देख लेते हैं जरा। जी मान लीजिए मैंने एक अवतल दर्पण बना लिया। मैंने क्या बना लिया? एक अवतल दर्पण बना लिया। मैंने एक क्या बना लिया? अवतल दर्पण बना लिया। अवतल दर्पण बना लिया M1 M2। यहाँ पे है आपका ध्रुव P, यहाँ पे क्या है? ध्रुव P है। और मैंने इसके पीछे क्या कर दी? इसके ऊपरी तल पर पॉलिश कर दी। और यहाँ पे है इसका सेंटर और यहाँ पे क्या है? इसका फोकस है। यहाँ पे इसका सेंटर है, यहाँ पे इसका फोकस है। तो बच्चे देखें जरा,
द्वारक किसे कहते हैं? गोली दर्पण का द्वारक का जो व्यास होता है, गोली दर्पण का जो परावर्तक तल होता है, गोली दर्पण का जो परावर्तक तल होता है, इसका व्यास क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसका व्यास क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसका जो व्यास होता है बच्चों, ये देखो, ये व्यास है इसका। किसका? परावर्तक तल का जो व्यास होता है वो क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसको हम लिख लेते हैं, गोली दर्पण में परावर्तक तल के व्यास को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे M1 M2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसमें जो M1 M2 है वो क्या है? दर्पण का द्वारक है। समझ में आ गया होगा, है ना? ऐसे हम उत्तल दर्पण में भी कर सकते हैं। ये कौन सा था? अवतल दर्पण था। ऐसे ही हम किसमें कर सकते हैं? उत्तल दर्पण में भी कर सकते हैं। इस प्रकार से देखें, इसको इसके अंदर पॉलिश कर देंगे, ये इसकी मुख्य अक्ष खींच दी मैंने, इसके जो है दबी हुई सतह पर क्या कर दी मैंने? पॉलिश कर दी। यहाँ पे P क्या है? ध्रुव है, और यहाँ पे इसका यह है वक्रता केंद्र है, और यहाँ पे इसका क्या है? फोकस है। और यदि मैं इसको इसी प्रकार से मिला दूं, तो देखिए ये क्या कहलाएगा? ये उत्तल दर्पण में M1 M2 क्या कहलाएगा? दर्पण का द्वारक कहलाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं दर्पण का द्वारक को। अब क्या करते हैं? मुख्य फोकस हम पढ़ चुके हैं, अब फोकस दूरी पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? फोकस दूरी। चलिए, फोकस दूरी, इसको फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ FOCULLENGTH, फोकल लेंथ, फोकस दूरी कहलाती है। देखिए बच्चों, एक हम अवतल दर्पण बना लेते हैं, और मैंने क्या किया? इसके उभरे पृष्ठ पर पॉलिश कर दी। ये मुख्य अक्ष है, इसका ये क्या है? ध्रुव है। ये इसका फोकस है, और ये क्या है? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और M1 M2 क्या है? इसका द्वारक है। फोकस दूरी क्या होती है? इसको देखें, जिस प्रकार से हमने वक्रता त्रिज्या निकाली थी, P और C के बीच की दूरी थी, उसी प्रकार से फोकस दूरी कैसे निकालते हैं? ध्रुव P और फोकस F के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। लिख लीजिए, इसमें देख लीजिए जरा, ये आपका उत्तल दर्पण है, और ये क्या है? उसका अक्ष है। यहाँ पे P ध्रुव ले लिया मैंने, यहाँ पे फोकस है, और यहाँ पे क्या है? C वक्रता केंद्र है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। P से मुख्य फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। M1 M2, ये कौन सा है? ये अवतल दर्पण है। और बच्चों ये क्या है? उत्तल दर्पण है।
समझते जाना। उत्तल दर्पण में दाएं तरफ मीन्स दर्पण के पीछे तरफ वक्रता केंद्र होता है, मुख्य फोकस होता है, इसी तरफ वक्रता त्रिज्या होती है, इसी तरफ फोकस दूरी होती है। और अवतल दर्पण में दर्पण के सामने जो उसका परावर्तक तल होता है उसके सामने उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और फोकल लेंथ भी इसी तरफ होती है, इसका प्रिंसिपल फोकस भी इसी तरफ होता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान देना, ठीक है। चलो हम इसको लिख लेते हैं, थोड़ा लिखेंगे। दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच की दूरी क्या कहलाती है? दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है, दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है फोकस तल क्या होता है, इसी में समझा देते हैं। फोकस तल क्या होता है? फोकस तल इसको फोकल प्लेन कहते हैं इंग्लिश में, इसको फोकल प्लेन कहते हैं। देखिए फोकल प्लेन क्या होता है बच्चे, जरा इसको देखना है। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, कहाँ से? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, ये इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। इसको हमने हटा दिया और यहाँ पे क्या था? फोकस था, इसको थोड़ा सा बगल पे कर दिया फोकस, ठीक है। अब देखिए मुख्य फोकस से होकर जाने वाला मुख्य फोकस से होकर जाने वाला इसको देखें ऐसे, जी हाँ, ये देखिए, ये देखना, इसको ऐसे मुख्य फोकस से होकर जाने वाला, मुख्य फोकस से होकर जाने वाला तथा मुख्य अक्ष पर लंबवत, मुख्य अक्ष पर कैसा होता है बच्चे? लंबवत खींचा जाने वाला तल क्या कहलाता है? फोकस तल कहलाता है। मुख्य फोकस से होकर जाने वाला तथा मुख्य अक्ष के लंबवत जो खींचा गया जो तल होता है बच्चे, वो क्या कहलाता है? फोकस तल कहलाता है। इसको हम लिख लेते हैं, लिखिए। मुख्य फोकस से होकर जाने वाला तथा मुख्य अक्ष पर लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत खींचा गया तल क्या कहलाता है? फोकस तल कहलाता है। फोकस तल कहलाता है। फोकस तल कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये सब का सब क्या है बच्चे? फोकस तल है। ये सब क्या? फोकल प्लेन कहलाता है ये सब का सब, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सब क्या है? पूरा का पूरा क्या है? फोकस तल है। ये बच्चों आपके जो है दर्पण से संबंधित परिभाषाएं समाप्त हो गई। अब हम थोड़ा सा प्रतिबिंब दर्पण के द्वारा, गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ लेते हैं। वो हेडिंग डाल देते हैं, गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब
प्रतिबिंब बनाने के नियम, बनाने के नियम, प्रतिबिंब बनाने के नियम। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, लॉस ऑफ इमेज फॉर्मेशन, image formation by a spherical mirror, spherical mirror। हम गोली दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ रहे हैं। नंबर 1 लिखेंगे। नंबर 1 देखिए बच्चों, इधर देखना, ये क्या है? एक अवतल दर्पण है। ये क्या है? एक अवतल दर्पण है। ये क्या है बच्चों? एक अवतल दर्पण है। ये क्या है? इसकी मुख्य अक्ष है, इसकी मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, और यहाँ पे क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ पे क्या है? इसका फोकस है। यहाँ पे क्या है? इसका फोकस है। ठीक है। पहला नियम कह रहा है मुख्य अक्ष के समांतर खींची गई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। यह बिल्कुल फैक्ट है, लाइट में ये फैक्ट है। यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण जाती है और उसका परावर्तन होता है तल से, तो वो हमेशा कहां से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है, या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। आती हुई किसमें प्रतीत होगी? वो उत्तल दर्पण में होगी। और होकर जाती किससे है? अवतल दर्पण में जाती है। किससे जाती है बच्चों? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में होकर जाती है। और आती हुई प्रतीत कहाँ होती है? जरा इधर बना देते हैं, थोड़ा सा इधर देख लीजिए। ये मैंने पॉलिश कर दी धसुए तल पर, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? इसकी अक्ष ले लेते हैं, इसकी अक्ष ले लेते हैं। ठीक है। अब देखना जरा, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर खींची गई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। देखिए ये नियम है, पहला नियम है, जब भी जो है कोई प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए ये क्या है बच्चे? ये मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात ये नियम है, फैक्ट है कि वो फोकस से होकर ही जाएगी। किसमें? अवतल दर्पण में। और फोकस से आती हुई प्रतीत कहाँ होती है? उत्तल दर्पण में। ये क्या है बच्चे? उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है ये। इसमें देखा, इसमें देखें, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसको बच्चों क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। उसे उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। इस प्रकार से ये इंडिकेशन देखना बच्चों। ठीक है, ये दर्पण का क्या है? ये द्वारक है। ये दर्पण का क्या है? ये द्वारक है। ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, जब भी जो है कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष समांतर आएगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। कहाँ? अवतल दर्पण में। और इसमें फोकस एफ से देखो आती ही प्रतीत होती है। देखिए देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे फोकस एफ से आती हुई प्रतीत हो रही है ना? समझ में आ गया? पहला नियम हो गया, लिख लेंगे इसमें। यदि कोई प्रकाश की
किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? नेक्स्ट नंबर देखेंगे, दूसरा नियम देखेंगे। इसका दूसरा नियम देखेंगे। देखें तक ये है अपना अवतल दर्पण है। ये क्या है? अपना अवतल दर्पण है। और ये है इसका मुख्य फोकस है, ये ध्रुव है। और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका मुख्य फोकस है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और ये इसका मुख्य फोकस है, ये इसका द्वारक है, ये इसका क्या है? द्वारक है। दूसरा नियम कहता है, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र शीर्ष होकर जाती है, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र शीर्ष होकर जाती है, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र शीर्ष होकर जाती है, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है। देखिए बच्चे, ये वक्रता केंद्र सी से होकर जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग से वापस चली जाती है, तो परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग से वापस चली जाती है। बच्चों, ये दो नियम हो गए हैं। अब जो बचे हुए इसके नियम, इसको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है बच्चों, लिख लेते हैं इसको हम थोड़ा सा। यदि कोई प्रकाश की किरण यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये फैक्ट है बिल्कुल। अगर वक्रता केंद्र सी से कोई प्रकाश की किरण जाती है, तो परावर्तन, जैसे दर्पण से परावर्तन होता है, तो वह उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इसका जो कुछ भी बचा हुआ है नेक्स्ट वीडियो में मैं दे दूंगा। तब तक के लिए आप लोग इन नियमों को पढ़ना और बताना मेरी वीडियोस कैसी लगी आपको, और ये आपको समझ में आया या नहीं आया, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट बच्चे बहुत कम लोग करते हैं, वीडियो को लाइक भी कम करते हैं। वीडियो को शेयर भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय मां शारदे,